नमस्कार, जीजी एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट सेकंड पेपर शिक्षा शास्त्र में हम थर्ड यूनिट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड में भी बी पार्ट, ठीक है। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। अधिगम के संज्ञानात्मक उपागम, ठीक है। संज्ञानात्मक उपागम कौन कौन से हैं? सूचनाओं का चयन करना, ठीक है। संज्ञानात्मक उपागम के अंतर्गत आते हैं सूचनाओं का चयन करना, चयनित सूचनाओं में यथासंभव हेरफेर या परिवर्तन करना। जो भी सूचनाएं या डाटा हमने इकट्ठा किया है उनमें चेंजेस करना या उनको थोड़ा बहुत आगे पीछे करना। ऐसी सूचनाओं के बीच आपस में साहचर्य स्थापित करना, ठीक है। उनके साथ साहचर्य इंटरेक्शन करना, अंतःक्रिया करना या साहचर्य करना, ठीक है। इन सूचनाओं पर गंभीर रूप से चिंतन कर उसे विस्तारित करना, ऐसी सूचनाएं स्मृति में संचित करना, ठीक है। संज्ञानात्मक उपागम का मतलब ये है कि जो भी चीज हम अपनी जानकारी में रखते हैं या जिसे हम जानते हैं, ठीक है, इस उपागम के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। ये सारे स्टेप्स जो है व्यक्ति फॉलो करता है। तो इससे रिलेटेड जो थ्योरीज हैं उनको देख लेते हैं हम। कर्ट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत दिया। कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत जो है, इनका जन्म प्रशिया में हुआ, पोलैंड के रूप में जाना जाता है जिसे। यह एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे जो बाद में अमेरिका जाकर बस गए। वहां के स्टैनफोर्ड तथा आयोवा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर ये आसीन हुए। कर्ट लेविन रसायन शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने यह सिद्धांत 1917 में पीएचडी शोध कार्य के आधार पर विकसित किया। इन्होंने जीवन में वातावरण को अधिगम का आधार बताया, ठीक है, एनवायरनमेंट को। तो ये क्षेत्र सिद्धांत जो है ये एनवायरनमेंट पर आधारित है। इसे संज्ञानात्मक नहीं भी कह सकते, कह भी सकते हैं। ये सामाजिक सिद्धांत के रूप में भी जाना जा सकता है क्योंकि ये वातावरण से या समाज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। व्यक्ति के जीवन पर क्षेत्र में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती हैं जिसे वह दूर या हल करता है। उद्देश्य कभी धनात्मक और ऋणात्मक शक्तियां रखते हैं, ठीक है। यानी कभी वो धनात्मक हो सकते हैं, कभी वो ऋणात्मक हो सकते हैं। इन बाधाओं पर विजय पाने के लिए उसे प्रेरणा मिलनी चाहिए, नहीं तो वह निराश हो जाएगा, ठीक है। यानी इंसान को जब भी कोई काम करने में कोई बाधाएं आती हैं उनसे उनको अगर वो पार नहीं कर पाता तो वो डिप्रेशन में आ जाता है ना। इन्होंने यही बात की है। इनके जो क्षेत्र सिद्धांत है उसके 4 स्टेप्स हैं। पहला है आकांक्षा स्तर। व्यक्ति का जो आकांक्षा स्तर है वो उसको कार्य करने में मदद करता है, ठीक है। अपने जीवन को संचालित करने, अपने उद्देश्यों को पाने, इन सब में उसका आकांक्षा स्तर जो है मदद करता है। अब आकांक्षा स्तर है क्या? देखिए, आकांक्षा स्तर क्या है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो ये जानता है कि वो अपने दिन में इतने काम पूरे कर लेगा, इतना नंबर ऑफ क्वांटिटी, वो 6 काम अपने एक दिन के अंदर पूरे कर सकता है, ठीक है। उस आकांक्षा स्तर के आधार पर उसने अपना एक टाइम टेबल बना लिया और टाइम टेबल में उसने देखा कि वो 6 काम की जगह 8 काम भी उसमें पूरे कर लेता है। या 6 काम तो वो कर ही नहीं पाता, वो तो केवल 4 कामों पर ही रह जाता है, मतलब 4 ही काम उसके हो पाते हैं। तो उसका आकांक्षा स्तर तो 6 का था, है ना। और वो अगर वो 4 करता है तो वो डाउन हो गया उसका लेवल ऑफ एस्पिरेशन। और अगर उसने 8 कर लिए तो उसका मतलब उसका आकांक्षा स्तर जो ठीक है, अच्छा है, क्योंकि उसको पता है कि मैं कम से कम इतना काम तो मैं कर ही लूंगा। तो आकांक्षा स्तर इस आधार पर होता है कि व्यक्ति अपनी एक इमेज बना लेता है कि मैं ये काम को इतने स्तर पर कर सकता हूँ, ठीक है। तो कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में यही बात कही गई कि व्यक्ति कितनी बार किस कार्य को कितने मात्रा तक कर सकता है वो उसके आकांक्षा स्तर पर डिपेंड करता है। आकर्षण क्षेत्र। आकर्षण क्षेत्र ये बताता है कि व्यक्ति को जिन चीजों के लिए, जिस सामान के लिए या जिस समस्या के लिए आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है या रुचि होती है, उन उद्देश्यों को वो आसानी से पूरा कर लेता है, ठीक है। स्मृति की गति, साथ ही ये चीज भी डिपेंड करती है कि उसकी सीखने की जो गति है वो कितनी है। वो जल्दी जल्दी सीख लेता है, किसी चीज को एक ही बार में समझ के सीख लेता है, या किसी चीज को सीखने में उसे बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत बार दोहराना पड़ता है, रटना पड़ता है, उसके बाद वो सीखता है, ठीक है। और क्या अगली चीज क्या डिपेंड करती है? पुरस्कार और दंड।
ये देखिए पुरस्कार और दंड की बात इसमें आई है, तो जहां पर ये पुरस्कार और दंड आते हैं कहीं वहां पर एक तरह से हम इसे व्यवहारवादी सिद्धांत भी कह सकते हैं, कर्ट लेविन के सिद्धांत को। ठीक, नेक्स्ट क्या है, लेविन ने अपने सिद्धांत में 3 चीजों का उल्लेख किया है। पहला है जीवन दायरा। जीवन दायरा इट मीन्स लाइफ स्पेस। लाइफ स्पेस का मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति के आसपास जितनी भी चीजें हैं समाज में, जो भी लोग हैं उससे जुड़े हुए हैं, चाहे उसका स्कूल का सर्कल हो या उसके फ्रेंड्स का सर्कल हो, चाहे उसके परिवार के लोग हों, पास पड़ोसी हों, जो भी लोग उससे जुड़े हुए हैं वो उसके जीवन दायरे के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लाइफ स्पेस के अंतर्गत आते हैं। दूसरी चीज कही गई है वेक्टर और कर्षण शक्तियां। वेक्टर्स क्या हैं, वेक्टर्स जो होती हैं वो बाधाएं होती हैं। ठीक है, और कर्षण क्या है, जो उन्हें अट्रैक्ट करती हैं, यानी किसी चीज को जो अट्रैक्ट करती है, व्यक्ति इन सारी बाधाओं को पार करके उस चीज तक पहुंचता है। ठीक है, तो यदि वेक्टर्स क्या है, रुकावटें, बाधाएं, और कर्षण जो है वो अट्रैक्शन है, मोटिवेशन है, ये कह सकते हैं हम। तो ऐसा नहीं है कि वेक्टर या कर्षण एक ही है, व्यक्ति के जीवन में एक वेक्टर या एक कर्षण भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए व्यक्ति का एक ही उद्देश्य है कि उसे कोई परीक्षा क्लियर करनी है, यूपीएससी की परीक्षा क्लियर करनी है, तो उसका ये उद्देश्य है, तो उस वेक्टर के आधार पर वो अपने कार्य को करेगा, और यही चीजें जो हैं उसके लिए जो स्टेप्स वो फॉलो करेगा, वो चीज उसकी कर्षण शक्तियां या वेक्टर्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और कई बार क्या होता है, व्यक्ति के पास बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, जिसके लिए उसके पास बहुत सारे काम करने के तरीके भी होते हैं, कर्षण शक्तियां भी बहुत सारी होती हैं। जैसे कि उसने सोचा मैं यूपीएससी की भी तैयारी करूंगा, मैं बीएड लेवल की भी तैयारी करूंगा, मैं पीसीएस की भी तैयारी करूंगा, और आईएएस की भी तैयारी करूंगा। तो ये सारी चीजें जो हैं क्या है, अलग अलग गोल्स हो गए, और अलग अलग गोल्स में इनमें से जो भी गोल्स उसको गोल जो है, जो उसको ज्यादा रुचि वाला लगेगा, वो उसकी तरफ जो है ज्यादा काम करेगा, ज्यादा वर्क करेगा, है ना, और उसी टास्क को वो पूरा कर पाएगा। ठीक है, उसी में सफल हो पाएगा। यदि वो सारे गोल्स को वो देखता है और थोड़ा थोड़ा देखता है, तो उससे वो किसी भी गोल को पास नहीं कर पाएगा, यानी कोई भी परीक्षा वो पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अगर एक वेक्टर है तो अच्छी बात है, और बहुत सारे वेक्टर हैं तो व्यक्ति का ध्यान जो है वो केवल एक ही वेक्टर पे जाता है, या एक ही वेक्टर की तरफ वो काम अच्छे से कर पाता है, या जिस वेक्टर की तरफ वो काम अच्छे से कर पाता है वही गोल वो क्लियर कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टोपोलॉजी। देखिए वेक्टर्स वाला जो फंडा है या थ्योरी है, कर्ट लेविन ने ये थ्योरी जो है भौतिक विज्ञान से ली थी। ठीक है, वेक्टर्स की। और टोपोलॉजी जो थ्योरी है वो उन्होंने गणित से ली है। गणित में देखा है आपने, लंबाई, चौड़ाई, मापन की चीजें होती हैं, भार, ये सारी चीजें होती है ना। तो टोपोलॉजी में उन्होंने ये बताया है कि व्यक्ति की एक अपनी टोपोलॉजी होती है, वो उसी के आधार पर काम करता है। उसमें लंबाई, चौड़ाई, भार, वजन नहीं देखता वो। यदि कोई चीज ज्यादा है या कम है, वो उस चीज को देखता है। जैसे कि ये चीज इसके आगे है, ये चीज इसके पीछे है, ठीक है, या ये चीज इसके अंदर है, ये चीज इसके बाहर है। ऐसे करके इसमें देखा जाता है चीजों को या समस्याओं को, कि इस समस्या को पार करने के लिए हमें इस समस्या को हल करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो टोपोलॉजी इसमें ये चीज डिफाइन करती है। अब अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत जो हैं उनके बारे में पढ़ते हैं हम। पहला सिद्धांत है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि के बारे में मैं अपनी एक यूनिट में और क्लियर कर चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। अब ये इसमें पढ़ा रही हूँ मैं। ये जो है गेस्टाल्ट का थ्योरी है, गेस्टाल्ट संप्रदाय की थ्योरी है। इसके प्रवर्तक जो थे कोहलर, कोफका और मैक्स वर्दीमर हैं। ठीक है, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है, सूझ का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कोहलर ने के अनुसार अधिगम किसी अभ्यास से नहीं बल्कि अचानक होता है। ठीक है, उनका अनुसार जो है अधिगम अचानक होता है, इसलिए इस संज्ञानात्मक अधिगम पर आधारित सिद्धांत भी इसलिए इसे कहते हैं। ठीक है, अब इस सिद्धांत की क्या क्या बातें कही गई हैं ये देख लेते हैं। सीखने वाला व्यक्ति किसी क्रिया को न करके अपनी समझ के माध्यम से सीखता है। ठीक है, यानी वो एक्टिविटीज कम करता है लेकिन सोचता ज्यादा है, चिंतन करके वो उस चीज को सीखने की कोशिश करता है।
कोहलर ने अपना एक प्रयोग वनमानुष पर किया जिसका नाम सुल्तान था। ठीक है, प्रयोग क्या था देख लीजिए। इस प्रयोग में वनमानुष को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया। भोजन को उसकी पहुंच से दूर पिंजरे के बाहर रख दिया गया। साथ ही उस पिंजरे में कुछ छड़े और बॉक्स भी रख दिए गए। ठीक है, अब वनमानुष को क्या था, उस पिंजरे से उस छड़ और बॉक्स के थ्रू उन केलों को निकालना था। ठीक है, अब वो ये काम नहीं कर पा रहा था तो वो जो है उस वनमानुष कुछ देर तो ऐसे ही घूमता रहा, किंतु कुछ समय बीतने के पश्चात अचानक उसे उपाय सूझा। ठीक है, यानी उस कुछ देर चिंतन करने के बाद उसको उपाय सूझा कि वो छड़ों का प्रयोग करे, बॉक्स पर चढ़कर उन केलों को उतार ले। ठीक है, इस प्रयोग में बताया गया है कि समस्या का समाधान अचानक ही हुआ, जो यह स्पष्ट करता है कि अधिगम सूझ के माध्यम से होता है। साथ ही इसमें वनमानुष द्वारा संपूर्ण परिस्थिति का अवलोकन करके उस परिस्थिति में स्थित सामग्री का प्रयोग किया गया, इसलिए उन्होंने इसे समग्राकृति का सिद्धांत कहा है। सूझ के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व क्या है? यह सिद्धांत रचनात्मक कार्यों के लिए उपयोगी है। यह बालकों की बुद्धि, कल्पना और तर्क शक्ति को बढ़ाता है। स्किनर के अनुसार यह सिद्धांत आदत व सीखने के यांत्रिक स्वरूप को कम करता है। यांत्रिक स्वरूप मतलब वर्क करना, क्रिया करने वाला जो स्टेज है उसको ये कम करता है। ठीक है, यह बालक में स्वयं कार्य करने की प्रेरणा देता है। अब इसमें शिक्षा में क्या अनुप्रयोग इस सिद्धांत का हो सकता है, ये देखिए। शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को उपयुक्त शिक्षण विधियों, प्रविधियों एवं सहायक सामग्री द्वारा छात्रों के समक्ष विषय वस्तु की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा अपनी अंतर्दृष्टि के प्रयोग के लिए शिक्षक को अधिगम के तीनों स्तरों स्मृति, अवबोध और चिंतन के अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। ठीक है, यानी उनको लर्निंग भी करानी चाहिए, उनको डिस्कशन भी कराना चाहिए, वाद विवाद भी कराना चाहिए और उनको चिंतन के लिए भी देना चाहिए। ठीक है, छात्रों के समक्ष लक्ष्यों को स्पष्ट करना चाहिए, क्या उनका गोल है ये छात्रों को बताना चाहिए। अधिगम का एक निश्चित क्रम हो जिसमें अधिगम प्रक्रिया सरल से कठिन की ओर अग्रसर हो। ठीक है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत में ये बात कही गई है। विद्यार्थियों के पूर्वानुभव मतलब जो पिछला अनुभव है, ठीक है, जो पहले का अनुभव है, अधिगम में सहायक होता है, उन्होंने ये बात कही है। तो पूर्वानुभव को भी ध्यान में रख के विद्यार्थियों को टास्क देना चाहिए। शिक्षक द्वारा विषय वस्तु का सामान्यीकरण किया जाना चाहिए जिससे नवीन समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिले। विषय वस्तु का सामान्यीकरण से मतलब ये है कि बच्चों को एग्जाम्पल्स देके समझाना चाहिए और उसी एग्जाम्पल के अनुसार ही बच्चों को जो टास्क है या जो भी प्रॉब्लम है, जो समस्या है, वो समाधान करने के लिए देना चाहिए। देखिए, इस चीज का उपयोग हमारे मैथ्स में बहुत होता है। मैथ्स में एक सम समझा दिया जाता है और उसके बाद बच्चों को सॉल्व करने के लिए आगे के प्रश्न दे दिए जाते हैं। छात्रों में स्वयं क्रिया की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना चाहिए। अपने आप से काम करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है इससे। तो ये अंतर्दृष्टि सिद्धांत यहाँ कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखिए, अब पढ़ेंगे टॉलमैन का चिन्ह सिद्धांत। एडवर्ड सी टॉलमैन ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन पशु एवं मनुष्यों में उद्देश्यात्मक प्रेरक प्रयास की ओर तथा कुछ निबंधों में किया। टॉलमैन व्यवहारवादी थे। उन्होंने व्यवहार के परमाणु विचलन तथा आणविक की भांति समझा व्यवहार को। ठीक है, परमाणु विचलन यानी परमाणुओं का इधर उधर विचलन करना या घूमना, फैलना। ठीक है, या अणुओं की भांति उन्होंने समझा। टॉलमैन के इस सिद्धांत का आधार समग्रवाद है। ठीक है, यानी वो समग्र पर बल देते हैं, होल पर बल देते हैं। ठीक है, अधिगम के संबंध में चूहे और बंधनों पर इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, व्यवहार वातावरणीय उद्दीपक से अभिप्रेरित होता है। शिक्षक को कक्षा में पाठ्यक्रम सिखाते समय छात्रों के वातावरण को सुनियोजित रखना चाहिए। टॉलमैन ने ये बात कही। वातावरणीय चिन्ह द्वारा आसानी से अधिगम हो सकता है। इस सिद्धांत को अव्यक्त अधिगम सिद्धांत, प्रतीक प्रतीकात्मक सिद्धांत,
चिन्ह चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। टॉलमैन के सिद्धांत में व्यवहार को महत्व दिया गया है। जेरोम ब्रूनर का सीखने और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ब्रूनर एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने ये कॉग्निटिव थ्योरी दी है। संज्ञानात्मक सिद्धांत एक तो ब्रूनर ने दिया है और एक जीन पियाजे ने दिया है, दो ने दिया है, ठीक है। और जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है इसे संज्ञानात्मक सिद्धांत में रखा जाता है क्योंकि ये चिंतन इसमें किया जाता है, सूझ का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, इसलिए इसे रखा गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ब्रूनर का जो थ्योरी है वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है और पियाजे की थ्योरी जो है वो भी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आती है। मानव के संज्ञानात्मक मनोविज्ञान तथा संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत पर उल्लेखनीय योगदान जो है ब्रूनर का है। इनका क्या तर्क था? छात्रों को विषय सामग्री की संरचना को स्वयं समझना चाहिए, विभिन्न तथ्यों, अवधारणाओं और सिद्धांतों के बीच संबंधों और संबंधों की खोज करनी चाहिए, यानी तथ्यों और अवधारणाओं के बीच संबंध और बाकी संबंधों की खोज करनी चाहिए, ठीक है। मौलिक सिद्धांतों को किसी भी उम्र में पढ़ाया जा सकता है बशर्ते सामग्री को बच्चों के लिए उपयुक्त रूप से स्टेप्स में परिवर्तित किया जाए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप यदि हम कोई चीज सिखाएं तो कोई भी व्यक्ति उस चीज को समझ सकता है। शिक्षा का उद्देश्य स्वायत्त शिक्षार्थी का निर्माण करना होना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से आविष्कृत इन तकनीकों में न केवल कंप्यूटर और टेलीविजन जैसी स्पष्ट चीजें शामिल हैं बल्कि अधिक अमूर्त धारणाएं भी शामिल हैं, ठीक है। ये बात इन्होंने कही है। देखिए, इन्होंने एक सर्पिल पाठ्यक्रम की धारणा को दिया है अपने सिद्धांत में। उनका मतलब क्या है कि जो थ्योरी है वो ऐसे सर्पिल यानी स्पाइरल के रूप में होती है। एक चीज को पहले सीखा जाता है, उसका रिवीजन किया जाता है, फिर दोबारा से उसे सीखा जाता है, फिर उसका रिवीजन किया जाता है, फिर अगली स्टेप को सीखते हैं, उसका रिवीजन करते हैं। इस तरह से जो है यदि व्यक्ति सीखता है तो वो अच्छे से सीख पाता है, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास में बुनियादी मानव क्षमताओं और सांस्कृतिक रूप से आविष्कार की प्रौद्योगिकी के बीच बातचीत शामिल है, ठीक है। इन क्षमताओं के प्रवर्धक के रूप में काम करता है। सांस्कृतिक रूप से आविष्कृत इन तकनीकों में न केवल कंप्यूटर, टेलीविजन, ये दोबारा आ गया ये चीज, ठीक है, छोड़ दीजिए इसे। देखिए, जेरोम ब्रूनर ने जो थ्योरी दी थी, इन्होंने इसके 3 स्टेप्स बताए, 3 तरीके बताए हैं। पहला है सक्रिय प्रतिनिधित्व, क्रिया पर आधारित है। प्रतिष्ठित प्रतिनिधित्व छवि पर आधारित है और प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व भाषा पर आधारित है, ठीक है। ये जो भी इन्होंने मानव के विकास में जो सीखना है, कॉग्निशन में जो सीखना है, वो इन 3 स्टेप्स के द्वारा से बताया है, ठीक है। देखिए, सक्रिय मोड जो होता है 0 से 1 वर्ष का होता है, यानी जो शैशवावस्था होती है वो सक्रिय मोड कहलाती है। इसमें क्या होता है, ज्ञान मुख्य रूप से मोटर प्रतिक्रियाओं के रूप में होता है, यानी बच्चा जो देख के, चल के या करके सीखता है। इस समय में देखिए, पहले सबसे छोटा बच्चा क्या होता है, 0 से 6 माह का बच्चा क्या होता है, पलटना सीखता है धीरे धीरे, है ना। पलटने के बाद फिर धीरे धीरे वो घुटने चलना सीखता है। उसके बाद वो हर प्रतिक्रिया को सीखता जाता है और पिछली प्रतिक्रिया को भूलता जाता है या उसको भी साथ में रखते हुए आगे सीखता जाता है, ठीक है ना। नई नई चीजें सीखता है, रोज नई नई क्रियाएं करता है, ठीक है। भौतिक क्रिया आधारित जानकारी को एनकोड करना और मेमोरी में संग्रहित करना सीखता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बचपन से, जन्म से ही थोड़ी हर चीज आती है, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर चीज को अपने ब्रेन में इकट्ठा करते जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वो सीखते हैं, उनको वो चीज याद होती जाती है जो चीज वो सीखते जाते हैं, जैसे कि चलना, फिरना, घूमना, बोलना, भाषा का प्रयोग, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, भाषा का प्रयोग है। ये बच्चा जो है 1 से 7 वर्ष की अवस्था तक भाषा का प्रयोग करता है। जानकारी जो है संवेदी छवियों के रूप में संग्रहित होती है, यानी जो इमेजेस होती हैं उनके रूप में जानकारी होती है। तभी आपने देखा होगा बच्चों की जो बुक्स होती हैं वो अल्फाबेट्स वगैरह वाली बुक्स जो होती हैं उनमें पिक्चर्स बनी होती हैं, ठीक है। तो इमेजेस के रूप में बच्चा जानकारी को इकट्ठा करता है और उन्हीं के द्वारा उसे नॉलेज प्राप्त होती है कि ये चीज ये है, ठीक है। वो इमेज देख के या रियल चीज, ऑब्जेक्ट को देख के इन चीजों को सीखता है बच्चा, ठीक है।
मौखिक जानकारी के साथ रेखा चित्र और चित्र रखना अक्सर सहायक होता है। रेखा चित्र वगैरह जो है ओरल सिखाने के साथ साथ इन बच्चों को जो है पिक्चर से सिखाना हुआ है ज्यादा फायदेमंद होता है और उनको याद भी रहता है। सोच अन्य मानसिक छवियों जैसे श्रवण, गंध, स्पर्श के उपयोग पर आधारित। ठीक है, यानी इनकी सोच कैसी होती है कि जो श्रवण करते हैं, जो सुनते हैं, जो स्पर्श करते हैं, उसी के आधार पर हर चीज की सोच बना लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि बच्चे को एक बार गर्म दूध दे दिया तो वो गर्म दूध से डरने लगता है कि ये चीज मेरे को नुकसान दे जाएगी। एक बार उसने देख लिया तो उससे डरने लगता है। बच्चे को एक बार तेज आवाज सुनाई दे गई तो वो तेज आवाज से डरना शुरू कर देता है। ठीक है ना, तो सोच क्या होता है, इनके जो ये ज्ञानेंद्रियां होती हैं इनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, प्रतीकात्मक मोड जो है ये 7 वर्ष से ऊपर की अवस्था है, यानी 7 वर्ष से आगे प्रतीकात्मक मोड का काम होता है। ये सारा काम जो है अब मनुष्य में पूरी तरह से होता है। जैसे ज्ञान मुख्य रूप से भाषा, गणितीय प्रतीकों या अन्य प्रतीक प्रणालियों के रूप में इकट्ठा होता है। प्रतीकों में हेर फेर और क्रमबद्ध वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी अब बच्चा जो चीजों को देख रहा था, जो सीख रहा था, वो उसमें जोड़ तोड़ करके ये भी जान लेता है कि 4 पैर 1 पूंछ वाला जानवर केवल कुत्ता ही नहीं होता, बिल्ली भी 4 पैर 1 पूंछ की होती है, घोड़ा भी होता है। ये सारी चीजें लगाना सीख लेता है ना, उनको सीक्वेंस में लगाना सीख लेता है। अपने जो नॉलेज की चीजें कि ये चीज इस चीज में जुड़ती है, ये चीज इस चीज में जुड़ती है, उनका क्लासिफिकेशन करना वो सीख लेता है कि अलग अलग वर्गों में बांटना सीख देता है कि ये उड़ने वाले पक्षी हैं, है ना, जमीन पे चलने वाले जानवर हैं या स्तनपायी जानवर हैं। ये सारी चीजें वो सीखना शुरू कर देता है, नॉलेज उसको बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है भाषा का महत्व। भाषा का महत्व क्या है? अमूर्त अवधारणाओं से निपटने की क्षमता को बढ़ाना। देखिए, अमूर्त अवधारणाएं जो होती हैं, जिनके बारे में व्यक्ति को पूरी तरह से जानकारी नहीं होती, उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, है ना, उनका कोई निश्चित शब्द या क्रियाएं नहीं होती, वो अमूर्त होती हैं। यानी जैसे ये है, ये तो मूर्त है, इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि ये सर्कल है, लेकिन अगर हम ऐसे ही कोई भी कुछ बना दें तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं है ना, हमने ऐसे ही बना दिया कुछ भी, हम इसको किसी नाम तो नहीं दे सकते ना कि ये क्या चीज है ना। तो ऐसी अवधारणाओं को भाषा के द्वारा निपटा जा सकता है या भाषा के द्वारा उनको प्रस्तुत किया जा सकता है, उसकी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। शब्दों का उपयोग अवधारणाओं के विकास में सहायक होता है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है वो शब्दों के उपयोग के द्वारा ज्यादा क्लियर होता है, ज्यादा पता चलता है। एक चीज हम केवल पिक्चर को देख रहे हैं और एक चीज में हम उसके बारे में समझ रहे हैं, तो दोनों में बहुत फर्क होता है। हम जिस चीज को देखकर समझ रहे हैं वो चीज हमें बहुत अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, ब्रूनर शिशु को जन्म से ही एक बुद्धिमान और सक्रिय समस्या समाधानकर्ता के रूप में देखते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमताएं मूल रूप से परिपक्व वयस्क के समान होती हैं। उनका मतलब ये है, जो 0 से 1 वर्ष का शिशु है वो एक परिपक्व वयस्क के समान ही है, क्योंकि वो सारी चीजें जन्म से सीखना शुरू कर देता है ना। भाई, भाषा का ज्ञान ही तो उसके अंदर बाद में आता है, लेकिन वो जो जितनी चीजें वो अपने 0 से 1 वर्ष या 1 से 5 वर्ष की अवस्था तक सीख लेता है, वो तो एक वयस्क में वो चीजें सिखाई जाए तो उसको टाइम लगता है। जैसे कि अब एक साइकिल चलाना सीखने के लिए एक वयस्क को क्या करना पड़ता है? ठीक है ना, उसको पकड़ने वाला चाहिए, तभी वो आगे साइकिल चलाएगा। लेकिन बच्चे को क्या होता है, अगर बच्चे के हाथ में साइकिल पकड़ा दी जाए और धीरे धीरे उसको, आजकल तो क्या होता है, बच्चों के लिए वॉकर आते हैं, छोटी साइकिल्स आती हैं, तो बच्चा 2 साल का हुआ नहीं उसको साइकिल चलाना आ गया। लेकिन पहले ये सब नहीं होता था, पहले उन्हें सीखने के लिए जो है टाइम लगता था, प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, ये सारी चीजें होती थी। ठीक है ना, तत्परता, इसका मतलब है तत्परता जो है, इसकी अवधारणा का इन्होंने विरोध किया है, यानी तैयारी की अवधारणा का विरोध किया है। ब्रूनर ने कहा है कि पियाजे की जो तत्परता की धारणा है वो गलत है। उनका मानना क्या है कि बच्चे को जो है, जटिलता को बच्चों के विकास में संज्ञानात्मक चरण से मिलने की कोशिश में समय बर्बाद करते हैं। उन्होंने ये कहा है, स्कूल के में कठिन चीजें सिखा के
टाइम वेस्ट किया जाता है। बच्चे को कैसे सिखाना चाहिए, पहले बच्चों को आसान कॉन्सेप्ट सिखाने चाहिए, पाठ को की आसान चीजों को बता देना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे उसके लेवल को टफ करते जाना चाहिए, उससे बच्चा जो है जल्दी सीख जाता है। सर्पिल पाठ्यक्रम मैंने आपको बताया था कि जो रिवीजन वो पुनरावृत्ति जो होती है, पाठ की पुनरावृत्ति होती है ना, कि अब आप नई क्लास में जा रहे हैं तो पिछले जो साल का जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन कराया जाता है। वो चीज जो है कराई जाए तो बच्चा उसको अच्छे से सीख जाता है, ठीक है ना, और आगे के लिए तैयारी कर लेता है। डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी उन्होंने दी है ब्रूनर ने। इसमें क्या कहा है, छात्रों को विषय वस्तु को उसके अंतिम रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। वही चीज कही है जिसकी बच्चे को पहले सरल कॉन्सेप्ट सिखाएं और उसके बाद कठिन कॉन्सेप्ट सिखाएं, डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी में। इसमें एक इन्होंने मचान सिद्धांत भी दिया है। मचान सिद्धांत का मतलब क्या है, मचान जानते हैं कैसा होता है? देखिए ऐसे करके बना होता है ना, कहीं खेतों में या फिर ऐसी जगहों पे देखा होगा कि ऐसे ये लगे होते हैं और ऊपर ये लगा होता है, ठीक है। इन्होंने मचान किसे कहा है, शिक्षक को कहा है, यानी वो एक सपोर्टर का काम करता है, ठीक है। मचान जो है सपोर्टर का कार्य करता है, बच्चों को सिखाने में उसकी बहुत जरूरत पड़ती है। कैसे, जो भी लोग, भर्ती का मतलब क्या है, जो भी लोग आपके कोर्स को सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं, उनके पीछे आप सपोर्टर का काम करते हैं। पहले तो स्वतंत्रता की डिग्री को कम करते हैं, मतलब उन बच्चों को डिसिप्लिन में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद दिशा निर्देश दिए जाते हैं और रखरखाव किया जाता है, यानी कि गाइडलाइंस दी जाती हैं कि आपको ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है। यहाँ पर तो आपको कम कर दिया गया स्वतंत्रता को कि आपको ये काम नहीं करना है, दूसरे उसको इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको ये काम करना है और इसको ठीक करना है, ठीक से रखना है, ठीक है। इसके बाद महत्वपूर्ण विशेषताओं को चिन्हित किया जाता है, जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें बताया जाता है, और हताशा पर नियंत्रण करने की कोशिश की जाती है। यदि बच्चा किसी चीज को सीखने में असफल होता है तो उसको सपोर्ट किया जाता है, उसको धक्का मारा जाता है, उसको पुश किया जाता है कि वो उस काम को अच्छे से कर पाए, ठीक है। इसके शैक्षिक निहितार्थ क्या हैं ब्रूनर की थ्योरी के? शिक्षा का लक्ष्य स्वायत्तता, शिक्षार्थियों का निर्माण करना होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, समस्या समाधान कौशल को सुविधाजनक बनाना, जिससे बाद में विभिन्न स्थितियों में स्थानांतरित किया जा सके, ठीक है। इसके बाद शिक्षा की प्रक्रिया जो है, इन्होंने कहा है शिक्षा की प्रक्रिया जो है, पाठ की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, आसान से कठिन की ओर बढ़नी चाहिए। छात्र सक्रिय शिक्षार्थी होते हैं, इसलिए ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं वो, ठीक है। तो उनको वैसे ही पाठ पढ़ने के लिए दिया जाना चाहिए, वैसे ही स्टेप्स उनसे फॉलो कराए जाने चाहिए। यहाँ पर ये जो ब्रूनर की थ्योरी कंप्लीट होती है, तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। देखिए मैं यहाँ पर कोई पेड कोर्स नहीं कर रही हूँ, इसलिए आप जितना भी पढ़ेंगे, जितना भी लाभ उठाएंगे वो अच्छी बात है। तो वीडियो को देखते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।